हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए एक नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, नंबर सिस्टम की कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में। मैथ का पहला चैप्टर पढ़ा जा रहा है जिसका नाम नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति की आज आपको यहाँ पे दूसरी क्लास लेके आया हूँ। आज संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है यहाँ पर, और पूरे मैथ की तीसरी क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आप सबको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि कल सीखा गया था। कल हम लोगों ने नंबर के बारे में जाना, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं के बारे में अलग अलग टाइप की बातें पढ़ी गई थी। आज दूसरी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला हम सबका जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, संख्याओं के विभिन्न गुणधर्मों को पढ़ेंगे, संख्याओं का योगफल का रूल पढ़ेंगे, संख्याओं के वर्गों के योगफल का रूल पढ़ेंगे। बहुत सारा कुछ नए टॉपिक को लेकर आया हूं, आप सबके साथ कवर करने वाला हूं। तो फिलहाल आप सब तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाले समय में जो भी हम सबका प्लान हो, जो भी हम सब यहाँ पे पढ़ने की स्ट्रेटजी लेके आए, आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो और सारी जानकारी आपको मिल जाया करे। तो फिलहाल चलते हैं, क्लास शुरुआत करते हैं। आप सबके लिए साथ एक बहुत ही खास बात शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। आप सबकी बदौलत से ही आज इस यूट्यूब चैनल पर 22.7 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब कि 2700 सब्सक्राइबर आप सबने हिट कर दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। 2.7 के आज सब्सक्रिप्शन पूरे हो चुके हैं। तो ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हुआ। आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें। बाकी हम लोग अपनी तरफ से हर काम, हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। ये एक अच्छी बात थी और एक बहुत खुशखबरी वाली बात थी जो आपके साथ बताना जरूरी था। आप सबके यहाँ पर 2700 की फैमिली पूरी हो चुकी है। 2.7 के सब्सक्रिप्शन हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो ये सब आप सबके बदौलत से हुआ, आप सबके सपोर्ट से हुआ है। तो फिलहाल करेंगे शुरुआत क्लास की। क्लास के शुरुआत में आपको यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कभी आप सवाल लगाते हो, सवाल लगाते समय 2-3 बातें मिला करती हैं, जहाँ पे मैं उसका चर्चा करूँगा, फिर उसका नए टॉपिक पे आ जाऊँगा, तुरंत ही आने वाला हूँ। तो देखिएगा, जैसे कि अगर आप कभी सवाल लगा रहे होते हो तो वहाँ पर आपको क्रमागत के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्रमागत में कई बातों को मैं चर्चा करूँगा। क्रमागत जैसे पूर्णांक हो सकता है ना, क्रमागत पूर्णांक हो सकता है, और 3-4 बात पे चर्चा कर रहा हूँ, बस देखिएगा ऐसे ही। क्रमागत पूर्णांक हो, क्रमागत समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा, क्रमागत यहाँ विषम की बात कर सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे बातें हुआ करती हैं। क्रमागत समपूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक और क्रमागत विषम पूर्णांक। यहाँ पर वैसे 3 प्रकार की यहाँ पे चीजें मिलेंगी, वैसे 3 ही मिलेगा, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ होने वाला वैसे यहाँ नहीं है। 3 बातें क्रमागत में मिला करती हैं। जैसे क्रमागत अगर पूर्णांक कहेगा तो पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से जो गिनती लगातार लिखते हैं, इसको अगर क्रम से लिखा जाए तो ये क्रमागत हुआ करता है। सामान्य सी बात है। तो क्रमागत पूर्णांक रहेगा तो हमेशा हम लोग एक एक का अंतराल लेते हुए काम करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये सब गिनतियां हैं, इसे क्रमागत पूर्णांक कहा करते हैं। इन सब में कितने का अंतराल होता है? एक एक का अंतराल होता है। तो जैसे कभी मानना हो एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी क्रमागत संख्या अगर आप मान रहे हो किसी भी सवाल को लगाने में, तो वहां पर आप x और x+1 का मान मानेंगे। मान लीजिए पहली संख्या x हो गई, दूसरी क्या होगी? x+1 होगा, फिर x प्लस में क्या कीजिएगा 2, x+3। इस प्रकार से आप क्रमागत पूर्णांक मानने की कैटेगरी में क्रमागत के दौरान आप इसको मानने वाले हो। क्या? x, x+1, x+2, x+3। इस प्रकार से आप क्रमागत का चुनाव करेंगे, पूर्णांक कहा जाएगा। तो दूसरी बात क्या कर देगा, समपूर्णांक के बारे में बात करें तो समपूर्णांक में हमेशा 2-2 का अंतराल रहता है। हर सम संख्या 2 के गैप पे रहती है। जैसे यहाँ पे मैं नीचे एग्जाम्पल लिखता हूँ, बाकी वहां लिख दूंगा। 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10,
ये हमारे पास सम पूर्णांक है। और अगर कहा जाए तो इसके बीच में और कोई संख्या नहीं जो सम हो, जैसे 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, सभी संख्या इनके बीच की होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये सब सम नहीं होंगे। तो मैं जो लिखा हूँ अभी ये लगभग लगातार सब सम, लगभग नहीं श्योर सी बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी सम पूर्णांक है और क्रमागत में है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सम जो संख्याएं होती हैं क्रमागत रूप में रहेंगी तो उनके बीच का अंतराल होता है 2-2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर क्रमागत पूर्णांक अगर कहीं सम पूर्णांक मानना होगा सवाल में, तो हम लोग अगर पहले को x मानेंगे, दूसरे को x+2 मानना पड़ेगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 4 मानेंगे, x प्लस क्या होगा 6 मानेंगे, हर बार क्या होगा 2 बढ़ाते जाएंगे, वो हमारा क्या होगा क्रमागत सम पूर्णांक होगा। विषम के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, विषम देखिएगा, विषम के लिए क्या होगा, विषम संख्या मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, फिर 11, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ विषम पूर्णांक में भी अगर क्रमागत की बात करोगे तो हर क्रमागत विषम पूर्णांक में 2-2 अंक का गैप रहा करता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे, मान लीजिए पहले x होगा, दूसरा फिर x+2 करना होगा, फिर इसी प्रकार से x+4 होगा, इसी प्रकार से ऐसे बढ़ता हुआ 2-2 के अंतराल पे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो सम और विषम पूर्णांक का क्रमागत रूप होता है वो 2-2 के अंतराल पे रहा करता है। और यहाँ पर जो क्रमागत पूर्णांक की बात करेंगे वो x+1 1-1 के अंतराल पे हम लोग माना करेंगे। सवाल को लगाते समय इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए काम की होगी। तो फिलहाल ये था सबसे खास बात जो अभी का होने वाला था। इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि संख्याओं के योगफल को ज्ञात करने का बहुत सारा रूल होता है, जैसे कि क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो, संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं बिना किसी दुविधा के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी के 10th क्लास की मैथ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वहाँ का भी ओवरव्यू मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वहाँ पर से वहाँ की ये कॉन्सेप्ट है जहाँ से मैं लेने वाला हूँ क्रमागत संख्याओं के योगफल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास जो टॉपिक होने वाला है वो प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित है। तो प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर लूँगा, तो आगे बढ़ूंगा। प्राकृत संख्याओं के योगफल, कौन सा, प्राकृत संख्याओं का योग, कोई भी प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्याओं का योग इस पर आधारित यहाँ पे बात करेंगे। प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में जो कुछ भी फंडामेंटल बातें होंगी उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्राकृत संख्या कुछ लेके देखते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते कितने तक जाएंगे, मान लीजिए 50 तक मैं लिख देता हूँ। ऐसे तो यहाँ पे 50 तक की मैंने संख्या लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएंगे तो 50 तक ऐसे लिख देंगे। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऐसे सवालों को निकालने के लिए, इनका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसा बहुत आराम से लगा सकते हैं, फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, बाकी आप शॉर्ट में बता दूंगा, वो काम हो जाएगा। तो जैसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, योगफल का और इसके अंतिम पद का फॉर्मूला निकालने का, और यहाँ पर अंतिम पद का फॉर्मूला निकालने का और योगफल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे अगर क्या हो जाए, यहाँ पर लोग प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम जो पद होता है उसको यहाँ से एस दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद को यहाँ पर जो अंतिम पद होगा उसे हम लोग एन से दिखाते हैं, ए सफिक्स में एन होता है, या फिर टी एन कह सकते हो, टर्म, nth टर्म कह सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसको हम लोग एल से दिखाते हैं, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, कॉमा लगा के लिखा हूँ, या फिर इसको लास्ट टर्म से भी दिखा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ होता है सार्वंतर कहते हैं हम लोग, सार्वांतर कह लीजिए, सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंट होता है, इसको डिस दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होगा अभी समझाऊंगा, ये इतना सा कुछ सबसे बड़ी बात होगी। और पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करें तो इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे संकेत हैं कुछ चीज़ों के, प्रथम पद को ए से दिखाएंगे, अंतिम पद को टी एन या फिर ए एन या फिर एल से दिखाया करते हैं। ठीक है,
और सार्वंतर जो होता है सार्वांतर वो होगा डी से दिखाएंगे, पदों की संख्या को n से दिखाया करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपको n का मान निकालना होता है। n का मतलब कोई भी मान लीजिए ऐसे श्रेणी दे दी गई है 2 4 6 8 10 15, एक सही क्रम में। एक बात और बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे दिया गया है क्रमागत रहेगा, क्रम से रहेगा। यहाँ पे क्रम यह रहेगा कि इनके बीच में गैप हमेशा बराबर रहेगा। जैसे 4 6 8 10 रहेगा तो 2 2 का गैप है, 3 का गैप होगा तो 1 3 5 1 1 3 है ना, और फिर 3 3 6 होगा, फिर 6 3 9, ऐसे करके 3 3 का क्रम दे देंगे, या फिर 1 4 8 12 ऐसे करके 4 4 का गैप दे सकते हैं। तो जितना का गैप रहेगा सब में गैप समान रहेगा, तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और सवालें ऐसे आते भी हैं सब में गैप समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा, इसमें कितने पद होंगे, जैसे यहाँ से 1 से लेकर 50 तक के तो 50 पद होगा, ये तो स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए लेकिन और कोई और सवाल हो जाए जहाँ पद की संख्या ही ना पता हो, तो उसके केस में हम लोग कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वहाँ पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग n का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे a को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो tn होगा माइनस में a होगा इक्वल टू n माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा d होगा, d को नीचे ला दीजिएगा, tn आएगा माइनस में a आएगा अपॉन में d इक्वल टू n माइनस वन होगा, वन को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा तो tn होगा प्लस नहीं माइनस में a होगा अपॉन में d होगा प्लस में वन इक्वल टू n। n का मतलब nवां पद निकाल लेंगे ना। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा आप देखिएगा, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। पदों की संख्या कितने पद होंगे ऐसा मान निकालने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। तो पदों की संख्या फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, पदों की संख्या बराबर ये क्या है n का 1, 3 का मतलब अंतिम पद होगा, अंतिम पद माइनस में पहला पद, ठीक, पहला पद होगा पूरे का बटा होगा सार्वंतर, क्या सार्वंतर होगा प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 होगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप बड़ा काम कर सकते हैं, सवाल कोई भी हो उसको लगाने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी श्रेणी में कितने पद होंगे, किसी भी पदों के किसी भी संख्याओं के समूह में कितने पद होंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद बटा में सार्वंतर प्लस में 1 लगा देंगे, आराम से हम पदों की संख्या निकाल पाएंगे। फॉर्मूला ध्यान दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्मूला आपकी कॉपी में रहना चाहिए, जिससे क्या कर सकें आगे हम फॉर्मूले का यूज कर सकें। ये सारे फॉर्मूले आपके काम के आने वाले हैं। आगे मैं जो भी सवाल लगाऊंगा वो सब देखिए। एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको कैमरे के पीछे जितनी सवाल लगती नजर आएगी सब की सब एसएससी की कहीं ना कहीं पूछी गई सवाल होगी। एक भी सवाल यहाँ नहीं ऐसा लगने वाला जो किसी भी सवाल में किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया होगा। तो यहाँ पे ऐसे लेवल की पढ़ाई होने वाली है। तो यहाँ पर पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आप इतना सेट कर चुके हैं, एकदम धैर्य से पढ़िए बिना किसी भाग दौड़ के, ठीक है। अगला यहाँ पर होगा, अच्छा पदों की संख्या का योगफल निकालना हो, जो भी पद रहे हों, मैं इसको इस बेसिक फॉर्मूले को हटाकर इतने को बचा के रखता हूँ, या फिर ऊपर सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये होगा, इसको भी हटा दीजिए और ये भी गायब कर दें। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे, पदों की संख्या का योगफल निकालना हो तो योगफल जो भी पद होंगे उनका योगफल निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। पदों का योग कोई भी पद होगा ना, पदों का योग निकालेंगे। इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कष्ट होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा d। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, समझिएगा। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ऐसे कष्ट होता है n/2 होगा इंटू में, यहाँ पे 2a का मतलब a प्लस में क्या कह सकते हैं a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये nवें पद का फॉर्मूला होता है, n पद अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा n/2 होगा इंटू में a का मतलब प्रथम पद हो जाएगा, पहला पद होगा, ठीक, और प्लस में ये किसका फॉर्मूला है, अंतिम पद का है, अंतिम पद, और यहाँ पे इतना सा हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं n इंटू
पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 किसी भी पद का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा, जैसे यहाँ 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो पहला पद प्लस अंतिम पद गुणा में n बटा में 2 लगा देंगे। वो क्या बता देगा आपको, यहाँ पर उस पद का योगफल का मान निकाल देगा। और यहाँ पे अंतिम n का मान निकालना हम सबका फर्ज होगा। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 50 पद होंगे, इसलिए यहाँ पर पद की संख्या n, यहाँ पर n का मान 50 रखिएगा और अंतिम पद भी 50 होगा, वो अलग बात हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग कैसे फॉर्मूला बताएंगे सुनिएगा। अगर यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो, प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना, इसका फॉर्मूला बनाना हो क्या, प्राकृत संख्याओं का योगफल। कितनी प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्याओं का योगफल बनाना हो तो आप सोचिएगा यहाँ बराबर होगा n/2 होगा इंटू यहाँ पे इसका मान, पहला पद क्या होता है, पहला पद प्राकृत संख्या में 1 होगा, 1 प्लस में अंतिम पद कौन होगा, n पद है तो nवां पद होगा, तो n इतना हो जाएगा। इसको बना सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ये छोटा सा फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला किसका है, n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला। ध्यान रहे उसी फॉर्मूले को हम लोग पा चुके हैं जिसकी अभी तक हम सबको खोज थी। तो यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो n प्लस 1/2। ये छोटा सा फॉर्मूला है। कहाँ से बना, मैंने इसको बना के यहाँ से दिखाया कि ये ऐसे यहाँ बना सकते हैं। और पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो होगा ये कहीं ना कहीं ये भी काम में आ जाया करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे। और पदों का योगफल का फॉर्मूला n/2, कितने पद हैं, पदों की संख्या बटा 2 इंटू में पहला पद प्लस में अंतिम पद हुआ करता है, पदों की संख्या बटा 2 इंटू पहला पद प्लस में अंतिम पद होगा। ध्यान रहे सार्वंतर समान होने की बात मैं कर रहा हूँ, सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए तब की बात कर रहा हूँ। और फिर n प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये होता है n का मतलब पदों की संख्या की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हो चुकी हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है आपको प्राकृत संख्याओं के योगफल के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ सारा कुछ, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमको मिलने वाला है वैसे इसकी टाइप के, अगर इसमें के कोई सवाल लगानी होगी मैं भी सवाल लगा के सिखाऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, कुछ चीज़ों को पकड़ते जाइए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अगर मैं चलूँ तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ों को। प्राकृत संख्या के बाद यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना सिखाऊंगा आपको। घनों के योगफल का मान निकालने की बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है। बस तो अगर आगे बढ़े तो आपके लिए आगे जो लेके आया हूं, जैसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रथम n एक सारांश के रूप में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये पहला फॉर्मूला भी जस्ट अभी लिखा था वही लिखूंगा आगे। प्रथम n प्राकृतिक लिखते तो ठीक था, बाकी प्राकृत लिखा ऐसे छोड़ देंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग, वर्ग का योग होगा, ठीक। आगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का योग या घनों का योग, ठीक। तो यहाँ पे ये इतना सा फॉर्मूला आपके सामने मैं भी बना के दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, घनों के योगफल का फॉर्मूला होगा, और प्राकृत संख्या के वर्ग का योगफल का, प्राकृत संख्या के योगफल का फॉर्मूला भी आप जस्ट लिखे ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जस्ट, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था n प्लस 1/2 होता है, ठीक, इतना होगा। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा, है ना, ये चीज़ होगा। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है।
तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों, समझिएगा। तीनों फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला n+1/2 होता है, ठीक। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना होगा, n+1 2n+1/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से आप बहुत सारे सवालों को, बहुत से श्रेणी की सवालों को, नंबर सीरीज की सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लगा पाइएगा। आगे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किस प्रकार होने वाला होगा उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक। इसी कड़ी में एक और छोटी सी बात को हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर अब चल ही रहा है तो एक और बात जानिएगा। जैसे कि आप भाग दे रहे होते हैं, तो भाग दे समय वहाँ पर जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं और भागफल प्राप्त होता है, शेषफल, इन सब में क्या आपस में संबंध होता है, इनको किसको क्या कहते हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। जैसे आप कोई भाग दे रहे हो तो कुछ इस प्रकार का आप यहाँ पे आकृति बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होगा। तो आप यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ लिखेंगे हम लोग भाज्य लिखा करते हैं, जिसको भाग देते हैं भाज्य होगा, ठीक है। और ये भाजक होता है जिसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ये भाजक है। और यहाँ पे जो आएगा वो भागफल होगा, ठीक, ये भागफल होगा। और नीचे जो बच के आता है वो क्या होगा, आपका शेषफल होगा, ठीक, शेषफल। तो कोई भी भाग अगर दिया जा रहा हो तो वहाँ पर भाग देते समय ये 4 जो कड़ी मिला करती हैं, इनका क्रम से इस प्रकार नाम होता है, भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। ये चीज़ें होती हैं। ये चारों क्या होंगे, एक मतलब किसी भी भाग में हमेशा आते ही आते हैं। भाग में ये चारों के बिना कोई भाग होगा ही नहीं। हर भाग में इन सबका कुछ न कुछ खास वैल्यू रहता है, वो चीज़ होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्रमशः इसका नाम भी होता है, अंग्रेजी में डिवाइजर कहेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसका डिवाइजर होगा। और यहाँ पे जो भाज्य होता है वो डिवाइडेंट होता है, ठीक है, डिवाइडेंट होगा, डिवाइडेंट होगा, DIVIDEND, डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्वाटेंट होता है, इसका भागफल क्वाटेंट होगा, QUO हो जाएगा। और TIENT क्वाटेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो शेषफल होता है वो रिमाइंडर होता है, उसको हम लोग रिमाइंडर कहेंगे, REMAI होगा ना, ठीक है, MA रिमाइंडर। तो इस प्रकार से इनके नाम होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के अंग्रेजी के भी नाम है, ठीक है। डिवाइजर, डिवाइडेंड होगा, क्वाटेंट होगा और फिर रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इनका नाम है। और यहाँ पर इनका संबंध जो होता है उस संबंध को भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से इसी कड़ी में। तो इसमें होता क्या है आप सबको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक होगा, भाजक गुणा में भागफल प्लस में क्या हो जाएगा आपका शेषफल होता है, ठीक है, प्लस में शेषफल होता है। तो यहाँ पर जो बात होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो कभी भी यहाँ पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में कोई भी संबंध निकालना हो या फिर किसी एक अननोन फंक्शन का मान निकालना हो तो वहाँ से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था अभी तक का, कल की क्लास में कुछ डिस्कस किया गया, कुछ अभी डिस्कस किया गया और कुछ सवाल को लगाते समय मैं आपके साथ जिक्र करता रहूँगा, वो सब अपनी अपनी बातें हैं। तो यहाँ पर ये सब थे आपके क्लास के कुछ खास जानकारियाँ जिसकी सहायता से आप यहाँ पर नंबर सिस्टम को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नंबर सिस्टम को अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं इतना छोटे लेवल तक भी काम कर रहा हूँ, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल तक की बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ काम करेंगे, यहाँ पे मैं कोई सवाल लगाने वाला हूँ। जैसे एक बात और भी होगा, जैसे किसी संख्या का वर्ग का इकाई कैसे निकालेंगे, गुणनफल का इकाई क्या होगा, इकाई का अंक निकालने का भी एक सबसे अहम रोल होता है, वो आप बड़े आराम से जान पाएंगे। मैं सवाल लगाते समय जिक्र कर लूँगा, लेकिन यहाँ एक आध दो सवाल जरूर लेके आपको दिखाने वाला हूँ कि इकाई कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके क्या करूँगा, आपके लिए इकाई निकालने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वो भी कर सकते हैं फिलहाल। और
बाकी तो ये आपके पास पूरा कॉन्टेंट लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी आपको इकाई निकालना सिखाऊंगा। किसी संख्या के वर्ग का इकाई कैसे निकालेंगे, घन का इकाई क्या होता है, और गुणनफल का इकाई क्या होगा, इकाई का अंक क्या आने वाला होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाला है तुरंत। तो चलिएगा, जैसे क्या हो जाए, कोई मैं 2-4 रैंडमली अपने आपसे नंबर ले रहा हूँ। जैसे 47 हो गया, इसके वर्ग का इकाई क्या होगा, 48 ले लीजिएगा, 76 हो जाएगा, 83 हो गया, इसका वर्ग का इकाई निकाला। अच्छा, घन का भी एक करके दिखते हैं, यहाँ घन का एक कर लेता हूँ, घन का, ठीक है, एक घन लिया गया है, एक और घन ले लेते हैं, और फिर ये होगा कोई भी 42 ले लीजिए, चाहे तो लीजिएगा, ठीक है, अपने आप से आप भी कुछ ले सकते हैं, घन कर दें इसको। ये यहाँ पर हम लोग इसके वर्ग और घन की इकाई निकालेंगे, और कुछ ऐसे नंबर लेके दिखाते हैं, कुछ भी नंबर यहाँ पे है 756 है, एक अंक लिया जाएगा, 756 होगा, और गुणा में फिर कुछ और है कि 938 है, ठीक है, और फिर गुणा में कुछ 72 करके लिखा गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास अंक है, इसका क्या निकालना है, इकाई निकालना है। एक अंक और मैं लेने वाला हूँ, एक आध दो और लेके दिखाता हूँ। 708 है एक का, इंटू में यहाँ पर 545 हो जाएगा, इंटू में 608 लिखा गया है, 122 है, ठीक है, इतना सा है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका सबका इकाई निकालना है। तो चलिए दिखाता हूँ इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, अभी शुरू कर चुका हूँ मैं यहाँ पे आप सबके लिए सवाल और अभ्यास करना, एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। अभी आपका ये बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज करना सिखा रहा हूँ, बाकी अभी प्रश्नावली मेरे यहाँ पे नहीं शुरू हुई है। प्रश्नावली शुरू करूँगा, एसएससी के CHSL के क्वेश्चन के 2011 के सेट का एक क्वेश्चन लूँगा, उसी के साथ शुरुआत करूँगा आज की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल मैं इसके बारे में बात करूँगा, जैसे इकाई कैसे निकालिएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, वैसे कहा जाए 7 का वर्ग 49 होगा ना, तो इकाई का मान कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ से हम लोग जान पाएंगे किसी संख्या के इकाई का वर्ग जो आएगा उसकी इकाई जो होगी उस वर्ग की इकाई हो जाती है। तो यहाँ पे किसी संख्या के वर्ग के जो भी अंक होगा, अंक का जो वर्ग का इकाई होगा वही संख्या के वर्ग का इकाई होगा। जैसे 8 का इकाई क्या होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 64 का इकाई 4 होगा, और पूरी संख्या का जो वर्ग आएगा उसकी इकाई भी 4 ही आएगी। उसी प्रकार 6 36 हो जाएगा, इकाई 6 आएगा। 3 3 9 3 27 घन करना है, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इकाई क्या होगा 7 आ जाएगा। 2 का 2 3 4 दूना 8 होगा, इकाई क्या आएगा 8 आएगा। बाकी जो कुछ आएगा देखा जाएगा। इस प्रकार से हम इकाई का अंक इसका निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं गुणा में। गुणा में देखिएगा ऐसे 6 8 48 होगा। एक देखिए यहाँ पे इकाई का सब का गुणा कर लीजिएगा, जो होगा वही इकाई का अंक होगा। तो देखिए 6 8 48 होगा, 48 है ना, 48 में 8 होगा इकाई, 8 दूना 16 होगा, मतलब इकाई आपका 6 आएगा। क्लियर हुआ, ऐसा कुछ करेंगे। 8 दूना 16, 16 का 6 होगा, 6 से 36 आ जाएगा, 36 का 6 होगा, यही आपकी इकाई का अंक होगा। आगे देखते हैं 8 पंचे 40 होगा, 40 में 0 आ जाएगा इकाई, 0 का 8 से करोगे 0, 0 का 2 से करेंगे 0, तो 0 क्या होगा आपका इकाई होगा। अभी एक बात और भी सोच सकते हो, किसी भी संख्या में अगर इकाई का मान निकालना है गुणनफल के लिए, तो वहाँ पर अगर 5 हो और फिर कोई भी सम संख्या हो, इकाई का मान आप निश्चिंत होकर 0 लगा सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बहुत बेसिक कॉमन सी बातें होती हैं, उम्मीद है आपको पता भी रहा होगा और आपको मजा भी आया होगा इस सवाल में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए काम करेंगे। यहाँ पर जो आज की सवाल का और आपके इस पूरे सीरीज का पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ। पहला प्रश्न जो है वो है यहाँ पर एक एसएससी का प्रश्न है, और वो प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आज की इस क्लास का। पहले प्रश्न में ये लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो होने वाला है वो प्रश्न यह है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ऐसे लिखा है एंड सो ऑन, कितना है 15 पदों तक।
15 पदों तक योग निकालना है। और फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ का योग निकालना है। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये एसएससी के टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये 2012 में लिखा है, ये एसएससी का 2012 का प्रश्न है, ठीक। और फिर ये आया हुआ प्रश्न है यहाँ पे एग्जाम का। और इसका विकल्प जो दिया जाएगा, विकल्प भी मैं लिखकर काम करूंगा। विकल्प में 250 कह रहे हैं, और दूसरा जो विकल्प होने वाला है वो हो जाएगा आपके सबके लिए 240 होगा। और तीसरा विकल्प मैं यहाँ लिख दूंगा तो वो होगा 225 है, फिर 265 है, जो कि चौथा ऑप्शन है। ये है प्रश्न, और आप इस प्रश्न को करने का करें प्रयास। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग मिलके लगाएंगे इसको। यहाँ पर कह रहे 15 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। ये जो संख्या लिखी गई है ये क्रमागत पूर्णांक नहीं है। क्रमागत पूर्णांक निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, बाकी तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला योगफल निकालना, पदों का 15 पदों तक निकालना है। तो यहाँ 15 पद की बात करें, लेकिन 15वां पद हमको नहीं पता है। अंतिम पद पता होगा तो बड़े आराम से करेंगे, अंतिम पद नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले को जानिएगा। पदों के योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस सम ऑफ ऑल, मतलब जो भी होगा सम ऑफ ऑल टर्म इक्वल्स टू एस ऑफ एन कह सकते हैं, इक्वल्स टू एन अपॉन 2। पदों की संख्या होती है एन अपॉन 2 होगा, 2a होगा प्लस में n-1 होगा, इनटू में क्या हो जाएगा d। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं। पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। इससे हम लोग क्या करेंगे, पदों का योगफल निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जब अंतिम पद ना दिया हो तब इसका यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू n का मतलब यहाँ पे 15 होगा, 15 पद की बात की गई है। अब बट्टा में 2 होगा, 2 होगा इंटू a का मतलब पहला पद होगा जो कि 1 है, प्लस में n का मतलब 15 माइनस में 1 कीजिएगा, इंटू d का मान आप क्या कह देंगे, सार्वधातुक होता है। डिफरेंट कितना है, कॉमन डिफरेंट 5 में से 3 घटेगा 2, हर जगह 2 2 का अंतराल है, तो आप d का मान 2 रख दीजिएगा, ठीक है। इतना सी बात हो गई है। तो s इक्वल टू हो जाएगा 15/2 होगा, इंटू में 2 एकम 2 होगा, और फिर यहाँ पे 15 में से 1 घटेगा 14 आएगा, 14 में कितना बन जाएगा, प्लस में 28 कह देंगे, ठीक है। s इक्वल टू यहाँ पर 15 होगा और बटा में 2 होगा, गुणा में 28 तो 30 हो जाएगा, 30 हुआ, 2 से काटेंगे 15, 15 15 में कितना होगा, 225 कह लीजिएगा। s का मान कितना होगा, 225 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या कह दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 3 आपके इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि आप सही बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से सवाल लगाएंगे। सवाल बहुत हल्की सी, आराम से, छोटी सी रहा करती है, कुछ क्षण की ही रहती है। अगर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप आराम से लगा पाओगे, नहीं तो दुविधा तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी सवाल एसएससी के 2012 क्वेश्चन सेट में आया हुआ था, ठीक है, टीयर फर्स्ट में। आगे पढ़ेंगे तो एक मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन को आप उतारना चाहो उतार के आप सॉल्व भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको मन बने आप कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, और फिर आपको यही सुझाव दूंगा, आप एक अपने पास नोट्स बुक रखा कीजिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ दिखे तुरंत आप लगाना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, और साथ में लगाइए या फिर बाद में लगाइए, जैसा भी हो आप लगाइए जरूर। लेकिन बिना संघर्ष के, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। देखेंगे अगला प्रश्न, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न जो होने वाला है वो किस प्रकार का आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा आज की क्लास का। सेकंड में यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई श्रेणी है जो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट पता नहीं कितना कह रहे हैं कि कितने पदों का योग, यहाँ क्या हो जाए, कितने पदों का योग 50-50 होगा, 50-50 होगा। फिलहाल ये आपका प्रश्न है, ठीक है।
और इस प्रश्न के लिए आपके पास विकल्प है तैयार। कितने विकल्प होंगे? पहला 50 होगा जो कि फर्स्ट है। सेकंड आपके पास 51 दिया जा रहा है। थर्ड आपको दिया जाएगा यहाँ पर 100 होगा। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर 101 लिख सकता हूँ। और एक क्वेश्चन है SSC FCI का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2012 में पूछा गया था, ठीक है। SSC FCI का प्रश्न है जो कि 2012 में पूछा गया था। देखिएगा ये प्रश्न कैसे करेंगे आप सब सॉल्व। तो चलिए करते हैं इस सवाल को हम लोग हल। यहाँ पर कह रहे हैं कितने पदों का योग होगा। पदों का मतलब पदों का योगफल का मान दिया है, पदों की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा हम लोग करेंगे सॉल्व। फिर से वही फॉर्मूला होगा S=n/2 इंटू में यहाँ पर 2a होगा प्लस n-1 होगा इंटू में d हो जाएगा। ऐसे आप लगाइएगा। S का मतलब समेशन दिया गया है आपको, पर इसका योगफल दिया है 50 है, 5050 है। n का मतलब निकालना है, बटा 2 होगा इंटू 2 इंटू a का मतलब होगा 1 हो जाएगा प्लस में n-1 इंटू डी का मतलब कितना पाएंगे आप? यहाँ डी का जो मान आ रहा है वो सार्वंतर सब में एक का अंतराल है, 1 कर दीजिएगा बस, ठीक है। यहाँ होगा 50 होगा, 50 हो जाएगा, ठीक, बराबर में n/2 होगा। यहाँ से n/2 होगा इंटू में यहाँ पे 2 एकम 2 कर दीजिएगा, 2 प्लस में n-1 होगा। एक गुणा करेंगे n-1 ही ऐसे रह जाएगा। और आप देखेंगे 2 हर में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा तो 2 शून्य था रहेगा, 2 पंचे 10 होगा और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना सा हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़े तो बराबर में यहाँ आ जाएगा कि और n होगा यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, 1 आ जाएगा, क्या होगा n प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कितना बन जाएगा देखिएगा, आएगा यहाँ पर जैसे 10 100 होगा बराबर में n का n से होगा n² प्लस में n बन जाए n हो जाएगा। इतनी सी आप बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे तो यहाँ होगा n² प्लस में n होगा माइनस में 100 बना दीजिएगा। एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, द्विघात समीकरण बन गया है। ये द्विघात समीकरण हाई स्कूल के स्तर का हो चुका है। यहाँ से इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ और सिखाता हूँ आपको द्विघात समीकरण को हल करना इसी समय पे। n² होगा प्लस में n होगा माइनस 100 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे हल कैसे करेंगे सोचिएगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या होगा, अचर पद को ऐसे 2 खंड में तोड़ेंगे कि यहाँ का चिन्ह क्या है, घटाव है। घटाने पर n का गुणांक है, n का गुणांक, n का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट 1 होगा तो यहाँ पे घटाने पे इसका ऐसे गुणा में तोड़िए कि घटाने पे 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, 101 है, 00 है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूँ, 101 तोड़ रहा हूँ और गुणा में क्या होगा 100 कर रहा हूँ। 101 का 100 से गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएगी। अगर 101 में से 100 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, इतना सा हमको बनाना है। तो n² होगा प्लस में यहाँ पे n की जगह पे कर देंगे क्या, 101n होगा प्लस माइनस में क्या होगा, केवल 100n होगा। अगर 100n में से 101n में से 100 घटाएंगे तो एक बार n बचेगा और इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 101 आ जाएगा, जो कि हमारी बातों को फुलफिल करता है, ठीक है। 00 हो जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन लीजिएगा, n प्लस में 101 होगा और फिर माइनस में यहाँ 100 है, ठीक। यहाँ से 100 में कॉमन लूँगा तो इस तरफ से क्या होगा, यहाँ n बचेगा, माइनस का प्लस होगा डिवाइड और इसमें से भाग दोगे तो 101 बच जाएगा, बस बराबर 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप n प्लस 101 कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में n माइनस में 100 कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट अंदर का सेम है, इसलिए यहाँ कॉमन लेके हम लोग इसको बनाए हैं, इक्वल 0। अब यहाँ n प्लस में 101 इक्वल 0 कंपेयर करेंगे इसका, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, n-1 00 0।
अब देखिए यहाँ पे n इक्वस टू माइनस में 101 होगा, जो कि गलत बात है। किसी की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये डज नॉट इक्वल्स हो जाएगा। और यहाँ पे n इक्वस टू क्या होगा 100, ये पॉजिटिव में जा रहा है उधर 100, इसलिए हमारा n की वैल्यू क्या होगी, वो 100 होगी, वो सही होगी। आप सोचिए आपका जो नंबर है वो कितना नंबर होगा, 100 होगा। तो मतलब ऐसे जो पद हैं, ऐसे 100 पदों का योगफल यहाँ पर क्या होगा 50-50 होगा। इसका मतलब सोचिए यहाँ पर अगर कह दूं कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने 100 पदों तक जाएंगे, तो 1 से 100 तक की गिनती का योगफल 50-50 होता है। ध्यान रहे, फिर से 1 से 100 तक के योगफल का 1 से 100 तक की गिनती का योगफल 50-50 होगा। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। यहाँ पर 50-50 का मतलब 50-50 होगा, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कुछ इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर के लिए। हम लोग यहाँ पे अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए, जो कि थर्ड नंबर होगा। देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल भी मिलने वाले हैं। आपको लग रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं अलग से बन के नहीं आएगा, इसी नंबर सिस्टम इसको इंक्लूड करते हैं, इसी को शामिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगला जो प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, जैसे लिखा अगला है जो कि थर्ड नंबर होगा, अभी क्लास का थर्ड होगा। कह रहे हैं कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फिर से लिख रहा हूँ, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। ये है प्रश्न आपका। 3 से 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। और मैं विकल्प लेता हूँ, और एसएससी के 2014 में आया था, ये एसएससी के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है 400, 404, 408, 412, 400, 404, 408, 412। ठीक, ये आपका विकल्प है, और इस विकल्प पे हम लोग करेंगे काम। चलिए करते हैं सवाल को हल करने की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिएगा, 3 के गुणज की बात कर रहे हैं 50 से कम, तो आप यहाँ खोजिए 50 से कम 3 के गुणज कौन कौन से हैं, कितने हैं। चलिए मैं लगाता हूँ आपके लिए सवाल। तो 50 के जो यहाँ पे 3 के गुणज लिख दूंगा। 3 के गुणज कौन कौन है, गुणज का मतलब 3 के गुणा से बनने वाले अंक को गुणज कहेंगे। 3 गुणज हमारे पास 3 खुद होगा, 3 9 6 होगा, 3 3 9, 3 3 9 होगा, 3 चौके 12 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अंतिम संख्या क्या होगी सोचिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 3 का जो टेबल लिखेंगे तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, जो 50 से कम होगी, और 3 से कट भी जाए। यहाँ पे क्या कहोगे आप, 48 की बात करोगे। ठीक है, 16 3 48 यही कटेगा, फिर बाकी 17 तो 51 ज़्यादा पड़ जाएगा। 51 ज़्यादा होगा, यहाँ 48 ही क्या है, वो अंतिम संख्या है जो 50 से कम है और 3 के गुणज भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे 3 के गुणजों की सीरीज आ गई है। इनका योगफल निकालना है, तो आप योगफल निकालने के लिए आपको मैंने भी दिखाया था कि योगफल बराबर क्या होगा, योगफल बराबर होता है यहाँ पर n/2 इंटू में क्या होगा, प्रथम प्लस में अंतिम पद। कौन सा, अंतिम पद, प्रथम प्लस में अंतिम पद हो जाएगा, ये चीज होता है। ठीक है, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद होगा, n/2 इंटू प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद हो जाएगा। ये सवाल कैसे लगाएंगे देखिएगा। यहाँ पे n का मतलब क्या हो, कितनी संख्या है, ये भी ढूंढ लीजिए। देखिए 1 2 3, अच्छा यहाँ पे कितनी बार, अगर 16 तक, अगर 48 तक की बात कर रहे हैं तो 3 के पावर में 48 कितनी बार आएगा, कितनी बार में 48 आएगा, तो 16 3 48 कहोगे, इसलिए n का मान कितना कह दीजिएगा, 16 कह दीजिएगा बड़ी शिद्दत से। n का मान 16 होगा बटा 2 होगा। प्रथम पद कितना कहेंगे, 3 होगा, प्लस में अंतिम पद कितना है, 48 है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 बढ़ जाएगा,
और 48 और 3 को ऐड कर देंगे। 48 से 3 कितना हो जाएगा, 51 होगा। और फिर यहाँ क्या क्या बना दीजिएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा इनका, और 8 पंचे 40 होगा। 408 बनाओगे, और 408 की बात मैं कर रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर क्या कह देंगे आप, थर्ड कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड आपके सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस प्रकार से बड़े आराम से सवालों को लगा लिया कीजिए। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट और सही तरीके फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप बड़े आराम से काम करेंगे। तो मैथ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप अपना साथ में साथ दीजिए, और आप बिल्कुल चिंता ना करना, मैथ में आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चलेंगे, जीरो से हीरो तक बना के छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैथ की क्लास में दोस्तों आज कुछ इतना ही पढ़ेंगे। अगली नई क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाएंगे और आगे खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। संख्या पद्धति के खूब सारे सवाल लगाए जाएंगे हम लोग। एक ही नियम से लेकर समान, यहाँ पे जो कुछ भी होगा, एक ही नियम, जोड़ना घटाना गुणा भाग, दो गुना तीन गुना करने पर बहुत सारे सवाल यहाँ बनती हैं। यहाँ पे मेरे पास लगभग कहा जाए तो 250 सवालों का सम्मिलित रूप है, तो समाहार कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लगभग 200-250 सवाल के आसपास इकट्ठा रखी गई है। इससे केवल इसी टॉपिक पर या फिर नंबर सिस्टम से कैटेगरी से मिलता जुलता। तो फिलहाल आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, हर सवाल को लगाएंगे एकदम अच्छे से जी जान लगा के लगाइएगा सवाल को। मिलते हैं नई क्लास में नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी अपना करते रहिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जरूर जोड़िएगा, उनको भी कहीं ना कहीं खूब फायदा होने वाला है। मिलते हैं, तब तक मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।